प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बेटा हम 15.6 स्टार्ट कर चुके हैं और टॉपिक है इसका बेस थ्योरम, यानी कि एनुअल एग्जाम में मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, और इसके ऑलरेडी 17 क्वेश्चन हम करवा चुके। बेस थ्योरम है इसका टॉपिक, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी 15.5 उसका ये बेसिक है, ये समझ लीजिए, यानी कि उससे केवल एक स्टेप आगे बढ़ना हमने बेस थ्योरम के ऊपर। तो 18 क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, देखो ध्यान से एलिमेंट बुक से। In a test, an examinee either guess, copies or knows the answer. जो एग्जामिनी होता है बेटा वो या तो क्या है कि आंसर का अनुमान लगाता है, या आंसर को जानता है, या फिर कॉपी कर लेता है आंसर को। यानी कि उसके पास तीन ही मेथड है किसी एग्जामिनी के पास एग्जाम देने के। तो फर्स्ट है knows the answer, copies the answer, answer to multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3, यानी कि अनुमान लगाता है वो, उसके चांस है 1/3. Probability that he copies the answer 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the questions given that he correctly answered it. बात का मीनिंग ये है बेटा कि कोई स्टूडेंट जैसे एग्जाम देता है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके पास्ट रिकॉर्ड में ये मिला, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड चेक किया हमने उसमें ये मिला कि उस बच्चे को 3 बार अगर ऑब्जर्व किया गया, 3 बार देखा गया उसको, तो एक बार वो क्वेश्चन का अनुमान लगाकर आंसर देता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सेट होगी 1/3। यानी कि पास्ट में जो उसने काम किया बच्चे ने एग्जाम देने का, उसमें ये मिला हमारे को कि 1/3 चांस है वो कि अनुमान लगाकर आंसर देता है। और 6 बारी अगर उसको ऑब्जर्व किया गया तो एक बार नकल करता पकड़ा गया बच्चा, तो दैट मीन्स 1/6 चांस है उसके कि वो कॉपी करके आंसर देगा। और नेक्स्ट तो टोटल 3 ही चांस बताए थे, तो नेक्स्ट चांस आप निकाल सकते हो 1 में से इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर देना। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 3/6 दैट इज 1/2। यानी कि ये मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, सिंस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टोटल सैंपल्स लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि एक सैंपल स्पेस के ऐसे टुकड़े करने हमने जो टुकड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई किसी एग्जामिनर के पास केवल ये 3 ही तरीके हैं आंसर देने के किसी क्वेश्चन के, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1, तो दोनों को ऐड किया, 1 में से माइनस कर दिया हमने। आगे बताता है उसका आंसर ठीक अगर मिलता है, उसने गैस करके आंसर निकाला है, तो उसका आंसर ठीक होने के चांस हो गए 1/8। और कॉपी करके आंसर निकाला है, कॉपी करके आंसर निकाला है, उसके चांस है बच्चों 1/8। और इन दोनों के आंसर की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करी यहाँ पर। और लास्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आपने EI लेट कर लेना है, जो रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि उसका आंसर तो ठीक मिला, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसका आंसर ठीक जब था जब वो आंसर को जानता था। तो बेटा इसको मैंने E1 लेट कर लिया, E1 इवेंट लेट कर लिया इसको हमने। तो बच्चों जो कुछ रिक्वायर्ड है उसको आपने E1 लेट कर लेना है, और उसके कोरस्पोंडिंग हो जाएंगे E2 E3। इन क्वेश्चंस में यही होता है बेटा, E1 E2 E3 किसको लेट करें, A/E1 A/E2 A/E3 किसको लेट करें। अगर इस बात का पता चल जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो E1 E2 E3 आपने उनको लेट कर लेना है जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए, उनको आपने E1 E2 E3 लेट कर लेना है। दूसरी बात
कि E1 E2 E3 किन में से लेट कर लेना आपने, जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को आपने EI लेट कर लेना। EI मींस या तो E1 लेट कीजिए या E2 लेट कीजिए उसको, या फिर E3 लेट कीजिए, कोई भी एक टर्म लेट कर सकते हो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर व्हेन हिज आंसर इज करेक्ट। तो बेटा E1 को मैंने लेट कर लिया, ही न्यू द आंसर, E2 ही कॉपीज द आंसर, E3 ही गेस द आंसर। उसके बाद मेन काम इसमें क्या है, आंसर इज करेक्ट, उसको लेट कर लेता हूं मैं A, आंसर इज करेक्ट। इस इवेंट को रख लिया मैंने A नाम के साथ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट कब है, जब उसने उसकी कॉपी की। आंसर करेक्ट कब है, जब उसने आंसर को गैस के रूल से निकाला है कि आंसर करेक्ट तब है जब उसने आंसर को गैस किया। आंसर करेक्ट कब है, जब उसने आंसर को कॉपी किया। आंसर करेक्ट कब है, तब उन्हें आंसर को जानता था तब वो। तो A/E1 हो गया, हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही न्यू द आंसर, और यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद A/E2 हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपीड इट, जो कि 1/8 दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/8, और इसकी प्रोबेबिलिटी है नहीं बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है। तो देखो हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही न्यू द आंसर, अगर वो आंसर को जानता है तो डेफिनेटली करेक्ट मिलेगा उसका आंसर, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली 1 के इक्वल, क्योंकि वो श्योर इवेंट हो जाएगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, दैट मींस हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेस द आंसर, जब आंसर का अनुमान लगाया उसने तब उसका आंसर ठीक पाया, तो उसके चांस भी यहाँ पर दे रखे आपने लिखने हैं, वो हो जाएंगे 1/4। रीजन क्या है इसके पीछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 4 चॉइस के, तो यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर है और करेक्ट आंसर होने के चांस क्या है बेटा यहाँ पर 1/4, तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। अब आप रिक्वायरमेंट पर आ जाइए, रिक्वायरमेंट ये है E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो ये आ जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 और नीचे इन सभी के प्रोडक्ट का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। सभी की वैल्यू रख सकते हो बेटा आप, इन सभी की वैल्यूज रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह आ जाएगा 1/4, 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह है बच्चों 1/2, ठीक है ना, और A/E1 की जगह है बेटा 1, दोबारा से 1/2 × 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह है आपके पास 1/8, 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह 1/6 और A/E2 की जगह है बच्चों 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की जगह है बेटा 1/3, और A/E3 यानी कि उसका आंसर करेक्ट जब था जब उसने आंसर का अनुमान लगाया 1/4, तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई इसको इजीली, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा 20th क्वेश्चन एलिमेंट बुक से। टोटल 400 ग्रुप ऑफ पीपल है 400 का, और उसमें से 160 है स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, 100 है स्मोकर एंड वेजिटेरियन, and remaining are non-smoker and vegetarian. That is, these are 400 minus 160 minus 100. That is 400 minus 260. That is 140. These 140 persons are non-smoker and vegetarians.
नेक्स्ट है इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेशल चेस्ट डिजीज आर 35%, 20% एंड 10%. 35%, 20% एंड 10%. दैट मीन्स कि जो स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन है उसमें जो चेस्ट डिजीज मिलेगी बेटा उसके चांसेस 35%. ठीक है ना. और जो स्मोकर एंड वेजिटेरियन है उसमें जो चेस्ट डिजीज मिलेंगी उसके चांसेस 20%. और थर्ड जो है नॉन स्मोकर और वेजिटेरियन में जो चेस्ट डिजीज मिलेगी उसके चांसेस 10%. A person is chosen at random and is a smoker. What is the probability that selected person? सबसे पहले लिखा है कि a person is chosen from the group at random and is found to be suffering from disease. यानी कि chest disease से suffering है वो. और आपने probability निकाली that the selected person is smoker and non-vegetarian. Smoker and non-vegetarian कि ये निकालना बच्चों. मैंने आपको बताया था बेस ओरल के क्वेश्चन में आपने उसको EI लेट कर लेना है जो रिक्वायर्ड है या फिर उसको E1, E2, E3 जितने भी टर्म है वहां पर लेट कर लेना इनको जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या है बेटा 1. तो यहाँ पर जो है इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है. देखो ये 160/400, ये 100/400, ये 140/400 सभी को अगर ऐड करें हम तो ऐड करने से इनकी प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा 1 के इक्वल. या फिर आप दूसरा कंसेप्ट यूज कर सकते हो. मैंने बताया आपको कभी भी बेस ओरल का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको EI लैंड कर लीजिए जिसकी रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया और डिजीज मिली उसको चेस्ट डिजीज और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि जिसको चेस्ट डिजीज मिली ना वो स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन था. तो इसको मैंने क्या रेट कर दिया E1 इज द इवेंट which denote the person is smoker and non-vegetarian. E2 is the event which denote the person is smoker and vegetarian. E3 is the event which denote the person which is non-smoker and vegetarian. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप लिख सकते हो यहाँ पर. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है बेटा 160/400. टोटल 400 थे ना ग्रुप में. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है सबसे पहले इनको इवेंट को लेट कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अभी 100/400 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है आपका 140/400. ये बच्चों एंड A is the event that selected person is suffering from chest disease. Therefore A/E1 is the event that selected person is smoker and non-vegetarian and his probability is 35%. that is probability of A/E1 आ जाएगा आपका 35/100. and A/2 the chest disease person is smoker and vegetarian and his probability is A/E2 20%. that is 20/100. and A/3 that selected person is suffering from chest disease and he is the person who is non-smoker and vegetarian. Therefore probability of A/3 आ जाएगा बेटा 10%. Now you can do yourself. We have to require probability of E1 oblique A which is equal to probability of E1 A/E1 एंड लोअर पार्ट में सभी के प्रोडक्ट का सम. तो वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा बेटा. अपने आप कर सकते हो आप. इसमें मेन काम जो है वो E1 E2 E3 को आइडेंटिफाई करना, A को आइडेंटिफाई करना, A/E1 A/E2 A/E3 को आइडेंटिफाई करना और इस फार्मूले का पता होना. नेक्स्ट है बच्चों 22nd क्वेश्चन. Suppose a girl throw a die. If she gets 1 or 2, she toss a coin 3 times. यानी कि डाई थ्रो करती है लड़की. अगर डाई के ऊपर 1 2 आ जाता है तो एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करती है. तो मैंने आपको 11th क्लास में बताया था और 12th में बताया है
tossing a coin 3 times or 3 coins tossed simultaneously considered as a same experiment. यानी कि 3 सिक्के एक साथ थ्रो करना या फिर एक सिक्का 3 बार थ्रो करना, दोनों के दोनों इवेंट क्या बेटा सेम एक्सपेरिमेंट, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट क्या है सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम if she obtained 3 4 5 6 then she throw a coin once, सिक्के को एक बार थ्रो करती है, अगर उसकी डाई के ऊपर 3 4 5 6 आ जाता है। she tosses a coin once and note whether a head or tails is obtained. if she obtained exactly one tail, यानी कि हर केस के अकॉर्डिंग उसको केवल एक ही टेल मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोस 3 4 5 और 6 विद द डाई। यानी कि बेस और अब में 3 कैटेगरी के इवेंट होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है ए, फर्स्ट लगा लीजिए आप E1 E2 E3 या E1 E2 E3 E4 या E1 E2 जो भी जितना भी इवेंट्स है आपके पास वो लिख सकते हो यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर 2 इवेंट है, यानी कि जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो डाई थ्रो करने का, और डाई के ऊपर अगर उसके आ जाता है 1 2 तो एक सिक्का 3 बार थ्रो किया जाता है, डाई के ऊपर 3 4 5 6 आ जाता है तो एक सिक्के को एक बार थ्रो किया जाता है। यानी कि जो फर्स्ट टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है वो है थ्रोइंग ए डाई, तो जिसको हम E1 E2 से डिनोट करेंगे। और ए इवेंट है बेटा जो मेन इवेंट है, इसका मेन इवेंट यह है कि उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला हुआ, एग्जैक्ट 1 हेड, तो उसको ए बोल दिया हमने। अब एग्जैक्ट 1 हेड इस केस में भी मिल सकता है और इस केस में मिल सकता है, देयरफॉर वी नीड टू राइट a by E1 एंड a by E2। a by E1 और a by E2 अलग से इवेंट बनाने की जरूरत है हमारे को, क्योंकि खाली ए लिख दिया तो a में पजल हो जाएंगे। a इवेंट हो गया 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड आ जाए, ठीक है ना, वो क्या है a। और a by E1 क्या है, एग्जैक्ट 1 हेड तब आया जब उसकी डाई के ऊपर क्या आया 1 2, और एग्जैक्ट 1 हेड तब आया जो कि क्या है a by E2, एग्जैक्ट 1 हेड तब आएगा जब उसकी डाई के ऊपर 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज व्हेन डाई शोज 1 और 2, तो this probability is 1 2 by 6 and probability of E2 is 4 by 6 and probability of A by E1 that is exact 1 head। तो exact 1 head है बेटा यहाँ पर, exact 1 head है यहाँ पर, exact 1 head है यहाँ पर। These are 3 cases एंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, ये है a by E1 एंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 by 8। तो a by E2 is the event that she get exactly 1 head when we throw dice and obtain on the dice is 3 4 5 6, that is probability of a by 2 is 1 by 2 and requirement is he get exact 1 head, she gets exact 1 head when he threw die obtained by 1 2, यानी कि उसकी डाई के ऊपर जब उसने डाई थ्रो किया तो डाई के ऊपर जो मिला उसको नंबर्स वो मिले 1 2, तो 1 2 मिलने के बाद उसके कोइन के ऊपर एग्जैक्ट 1 हेड आए, वो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों E1 ओब्लिक A की, और ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A by E2, E1 लिख देते हैं यहाँ पर, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by
ये E1 का केस लिखे यहाँ पर लिखेंगे E2 का केस A/E2। तो वैल्यूज इसमें रखेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 2/6 दैट इज 1/3। A/E1 क्या है 3/8। E1 1/3, A/E1 3/8, E2 4/6 दैट इज 2/3 और A/E2 है 1/2। तो एलसीएम लेकर कैंसिल आउट कर सकते हो आप इसको, आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं कर देता हूँ 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अपर पार्ट में आ जाएगा 3, लोअर पार्ट में आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 24 से करेंगे तो 6 से कैंसिल होकर 4, 4 2 जा 8 और आंसर आ जाएगा बच्चों 3/11। नेक्स्ट बच्चों 24th क्वेश्चन। There are 3 coins, one is two-headed in which having the heads on both faces, another is a pairs coin। यानी कि पहला कॉइन है ऐसा जिसमें दोनों तरफ हेड है, जैसे हेड इधर और हेड इधर। नेक्स्ट कॉइन है जिसमें 25% टेल और 75% हेड, और नेक्स्ट कॉइन है जिसमें 50-50% हेड और टेल है। ठीक है ना, हेड और टेल, यानी कि अनबियास्ड कॉइन। एक कॉइन इज थ्रोन आफ्टर सेलेक्टिंग। तो यहां पर जो है बच्चों एक कॉइन को सिलेक्ट किया जाता है और उसको थ्रो किया जाएगा एंड उसके ऊपर दिखाई देगा आपको हेड। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो टू हेडेड कॉइन है। अनदर इज biased coin 25% of the times and third is unbiased coin। One of the 3 coins is chosen at random and tossed, it shows head। What is the probability that it is a two-headed coin? यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि वो two-headed coin है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा E1 E2 E3 लेट करेंगे। देखो E1 है इस कॉइन को सिलेक्ट करना, E2 इस कॉइन को सिलेक्ट करना, इस कॉइन को सिलेक्ट करना टॉस करने के लिए। तो सभी के चांस क्या आ जाएंगे 1/3 1/3 1/3, क्योंकि कॉइन बेशक से टू हेडेड है या फिर बियास्ड कॉइन है या फिर अनबियास्ड कॉइन है। कॉइन तो कॉइन है और उसको सिलेक्ट करने के चांस सभी के बराबर हैं। अगर यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देता जैसे कि भाई टू हेडेड कॉइन को कब सिलेक्ट करना है, बियास्ड कॉइन को कब सिलेक्ट करना है एंड अनबियास्ड कॉइन को कब सिलेक्ट करना है, तो तब जाकर हम इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट है इवेंट बच्चों कि जो कॉइन को टॉस किया हमने, उस कॉइन के ऊपर क्या मिला हमारे को हेड। दैट इज ए इज द इवेंट व्हिच डिनोट द हेड ऑन द कॉइन। देयरफॉर A/E1 इज द इवेंट व्हिच शोज दैट हेड कम्स फ्रॉम टू हेडेड कॉइन्स एंड हिज प्रोबेबिलिटी इज 1 सिंस बोथ आर हेड। यानी कि दोनों क्या है हेड है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/2 यानी कि 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है बच्चों, A/E2 है बेटा कि हेड कब आया, जब आपने बियास्ड कॉइन को थ्रो किया तो उसमें हेड के चांसेस 75%, क्योंकि टेल के लिए रखे हैं 25%, तो हेड के क्या हो जाएंगे 75%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 क्या है बच्चों, A/E3 यानी कि जो हेड आया वो टू हेडेड अनबियास्ड कॉइन के ऊपर आया। तो अनबियास्ड कॉइन क्या है 1/2। ये है अनबियास्ड कॉइन जिसमें हेड और टेल के इक्वल चांसेस होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की भी 1/2 और टेल की भी 1/2। तो अब रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट है कि जो हेड आया वो टू हेडेड कॉइन के ऊपर आए, तो उसका आंसर ये आ जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 डिवाइडेड बाय सभी के प्रोडक्ट का सम।
वैल्यूज रख सकते हो बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 की जगह देखो ए1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 1/3, ये 1/3, ये 1/3, तो 1/3 कैंसिल होकर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर अपर पार्ट लोअर पार्ट से। ए बाई ए1 है 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। 1/3 कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 9/4 दैट इज 4/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो हेड आया वो 2 हेडेड कोइन से आए।